हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके क्लास 12 बेस होंगे और कुछ क्वेश्चन इसमें जेईई मेंस और नीट के भी होंगे। तो इस चैप्टर के जो भी टॉपिक हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस वो हमने सभी कवर करा दिए हैं। तो हमारे जो प्रीवियस लेक्चर वीडियो आपने अगर नहीं देखे तो पहले जाके आप उन वीडियोज़ को देखिए, ताकि ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, मैं बसंत कुमार और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स की पाठशाला। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, टू थिन कंडक्टिंग प्लेट्स प्लेस्ड पैरेलल एंड नियर टू ईच अदर, वन प्लेट हैव पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर प्लेट हैव नेगेटिव चार्ज and the value of surface charge density on both plate 17 into 10 की power minus 22 coulomb per meter square. Calculate the magnitude of electric field intensity point A, point B and point C. हमारे पास दो प्लेट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, और हमें ए बी सी पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में जो कंडक्टिंग प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो हमने निकाली थी। वो कितनी आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है किसी भी कंडक्टिंग प्लेट की, वो होती है आपकी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी दो प्लेट्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे, E1 और E2। E1 हो गया आपके पॉजिटिव प्लेट की वजह से और E2 हो गया आपका नेगेटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम ही होगा। ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपका अब यहाँ पे देख लेते हैं ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। तो E1 जो है पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और E2 जो है नेगेटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा पॉजिटिव से दूर जाता है, तो E1 आपका इस डायरेक्शन में जाएगा, और नेगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो नेगेटिव के तरफ जाता है, इसलिए नेगेटिव आपका जो E2 है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। सेम बी पॉइंट पे भी यही दिख रहा होगा, जो E2 है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है और E1 क्या है वो पॉजिटिव प्लेट से फार मतलब दूर जा रहा है। तो ठीक है, पॉइंट ए और बी पे जो E1 और E2 का जो डायरेक्शन है वो आपका अपोजिट है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों के जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्शन अपोजिट है तो E1 और E2 को माइनस कर देंगे। ठीक है। तो पॉइंट ए और बी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दोनों को माइनस करोगे तो जीरो तो होगा। ठीक है। तो पॉइंट सी पे देखते हैं कि पॉइंट सी पे क्या है। पॉइंट सी पे आप देख रहे होंगे कि E1 है, E1 प्लस से दूर जा रहा है, पॉजिटिव से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाता है, और E2 क्या है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो सेम E1 और E2 की जो पॉइंट सी पे जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो पॉइंट सी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, E इक्वल टू E1 प्लस E2। ठीक है। अब जब ऐड करोगे इसको, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो आपका E हो जाएगा पॉइंट सी पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की वैल्यू आपको गिवन है 17 इंटू 10 के माइनस 22, तो आपको गिवन है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ठीक है। तो ये आप सॉल्व करोगे तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 1.92 इंटू 10 की पावर माइनस 10 न्यूटन पर कूलॉम। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा पॉइंट सी पर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विद Q इक्वल टू -1 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज क्यूब विद साइड A इक्वल टू 1 mm एंड टोटल चार्ज Q इक्वल टू 3 कूलम स्प्रेड आउट ओवर ऑल 6 फेसेस ऑफ द क्यूब। व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इन द सेंटर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। तो हमसे पूछा गया है कि एक -1 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है जो क्यूब के सेंटर में रखा है, बाकी जो 3 कूलम के चार्ज है वो उनके फेसेस पे रखे हैं, क्यूब के फेसेस पे रखे हैं। तो क्यूब के 6 फेसेस होते तो 3 कूलम के चार्जेस हमने फेस पे रख दिया। तो हमसे पूछा कि जो सेंटर पे जो चार्ज है -1 माइक्रोकूलम का, उस पर जो टोटल फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड हमसे पूछा गया है। तो पहले देख लेते हैं कि ये वाले जो 3 कूलम है इस पर फोर्स लगाएगा अट्रैक्टिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो सबके सब अट्रैक्टिव ही फोर्स लगाएंगे। तो ये जिस फोर्स से इसको अट्रैक्ट करेगा, -1 माइक्रोकूलम को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, 3 कूलम जो ऊपर है उतने ही फोर्स से जो नीचे वाला 3 कूलम है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये दोनों को फोर्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा, क्योंकि ये भी 3 ऊपर वाला भी 3 कूलम है, ऊपर जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं नीचे भी उसी फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। सेम ये वाला जो 3 कूलम है जिस फोर्स से ये अट्रैक्ट करेगा उस फोर्स से अब ये वाला भी अट्रैक्ट करेगा। आप कूलम्स लॉ से बता सकते हैं। ठीक है।
कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो वहाँ से आप जो फोर्स निकालोगे तो ये जो फोर्स होगा और ये जो फोर्स होगा सब फोर्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। लेकिन अपोजिट फोर्स है तो ये इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, सेम ये वाला इसको कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा सेंटर पे, जो चार्ज है वो -1 माइक्रोकूलम्ब का, उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो आपका 0 लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंस द क्यूब इज यूनिफॉर्मली चार्ज एंड इट हैज़ अ सेंट्रल सिमेट्री। तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, 3 कूलम्ब के चार्ज है सबके सारे फेसेस पे, और सिमेट्री भी है। द फोर्स फ्रॉम एनी चार्ज लोकेट एट एनी चूजन पॉइंट आर will be cancelled by the other force from the same amount of charge located at point -r। ठीक है, तो एक r पे मान लो ये 3 कूलम्ब r पे लोकेट है और ये वाला 3 कूलम्ब -r पे लोकेट है, तो दोनों सेम डिस्टेंस भी सेम है। ठीक है, दोनों की डिस्टेंस सेम है तो मैग्नीट्यूड भी सेम ही आएगा। तो मैग्नीट्यूड सेम आएगा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो आपका 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन आर्बिट्रेरी सरफेस इंक्लोजेज अ डाइपोल, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। तो एक सरफेस के अंदर हमने एक डाइपोल रख दिया है, तो उस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो हमें बताना है। तो गॉसेस लॉ में आपने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है थ्रू दी सरफेस, वो होता है आपका फाई इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि जितना चार्ज उस सरफेस ने इनक्लोज किया है उसका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका जनरेट होता है। तो हमने डाइपोल को एक सरफेस के अंदर रखा है। तो डाइपोल क्या होता है, जिसपे एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को आप जब ऐड करोगे और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो वहाँ पे टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज होगा वो 0 होगा, तो उस समय जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा सरफेस के अंदर, तो चार्ज 0 तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द एंगल बिटवीन इट्स डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें एक कंडीशन दी है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, डाइपोल क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, तो वो एंगल पूछा हमसे किस एंगल पे वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहता है। एंगल पूछा हमसे डाइपोल का और इलेक्ट्रिक फील्ड का के बीच का। तो ऑप्शन से वो है 90 डिग्री, 0 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री। तो हम रोटेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जी हमें रोटेट कराने में कितना वर्क डन हमें करना पड़ता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। तो इसमें हमने पहले इसको θ1 से θ2 एंगल तक घुमाया था। तो यहाँ पे जो वर्क डन आया था वो आपका आया था PE cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, तो हमसे पूछा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है क्या, जब आपने डाइपोल को उसी डायरेक्शन में रखा है जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में आप क्या रख दो, जैसे आपको ब्लेस पर्पल कलर का जो लाइन दिख रहा है, या मान लो एक डाइपोल है, तो डाइपोल को उसी डायरेक्शन में रख दिया जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक हो गया, तो उस डायरेक्शन में आपने रख दिया, तो उस कंडीशन को आप स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे, 0 डिग्री, मतलब उस समय एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी, जब आप उस डाइपोल को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ले आओगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ले आओगे तो कितने का एंगल बन जाएगा, 180 का एंगल बन जाएगा ना। यहाँ पे आपका कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये आपका एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। तो 180 डिग्री के एंगल पे हमें क्या मिल जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिल जाएगी। और उस समय हमें वर्क कितना करना पड़ जाएगा, 2P। तो 180 डिग्री के केस में तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 180 डिग्री पे हमें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए डाइपोल ऑफ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड E। ए डाइपोल है हमारे पास और उसका मैग्नीट्यूड E है, प्लेस इनसाइड द क्यूब। हमने उसको एक क्यूब में प्लेस कर रखा है और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है हमसे कितना है। ऑप्शन दिया आपको 8E एप्सिलॉन नॉट से 16E अपॉन एप्सिलॉन नॉट E अपॉन एप्सिलॉन नॉट 0। तो दो डाइपोल होता है जिसपे -Q और +Q दो चार्ज होते हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है और दोनों अपोजिट साइड के होते हैं। तो 8 डाइपोल है, 8 डाइपोल होता है मतलब 8 प्लस चार्ज होंगे और 8 माइनस चार्ज होंगे। अगर क्यूब के अंदर रख दिया तो 8 माइनस चार्ज 8 प्लस चार्ज को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो टोटल चार्ज आपका क्यूब के अंदर कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज क्यूब के अंदर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, चार्ज 0 हो जाएगा तो जो फ्लक्स है वो भी कितना आ जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू 2 स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द स्फीयर्स सो दैट व्हेन प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट द रिपल्सन फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम।
उससे पूछा कि एक चार्ज है आपके पास Q, उसको आपने दो स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर में डिवाइड कर रखा है, तो दोनों पे कितना चार्ज है जब उसका फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मतलब रिपल्सन फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा उन दोनों के बीच में। तो कितना चार्ज होगा उन दोनों स्पेयर पर। तो हमसे ऑप्शन दिया हमें Q/4, 3Q/4, Q/2 एंड Q/2, Q/3, Q/3, Q/4 एंड Q/4। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। अब यहाँ पे कूलॉम्स लॉ लगा सकते हैं, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ लगाएंगे तो यहाँ पे आप ऑप्शन से पता कर सकते हैं कि किस फोर्स से, किस कॉम्बिनेशन से हमारा मैक्सिमम फोर्स आ सकता है। तो आप देखेंगे कि Q/4 3Q/4 है, इसके डिनोमीटर में 4 है, 4, तो 4 को आप इंटू करेंगे तो 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 को इंटू करोगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ पे 4 को इंटू करोगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। तो डिनोमीटर में जितना कम वैल्यू होगा उतना ज़्यादा उसका फोर्स होगा। तो यहाँ पे 2 और 2 को आप जब इंटू करोगे Q/2 तो 2 को इंटू करोगे तो 4 आएगा डिनोमीटर में। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है Q/2 एंड Q/2, इस कॉम्बिनेशन में आपको मैक्सिमम फोर्स मिलेगा, ठीक है। बाकी कॉम्बिनेशन में आप निकाल के दे सकते हैं कि फोर्स आपका कम ही आएगा, क्योंकि डिनोमीटर में नंबर आपका ज़्यादा आ जा रहा है। तो इस कॉम्बिनेशन की वजह से जो Q/2 और Q/2 है, इस कॉम्बिनेशन से आपका फोर्स क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। वो कितना है, इतना फोर्स आपका आ जाएगा सेकंड वाले कॉम्बिनेशन से। तो यही मैक्सिमम फोर्स होगा, तो ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, व्हाट इज द फ्लक्स लिंक विद द होल क्यूब। तो हमसे पूछा कि एक चार्ज Q है, क्यूब के सेंटर में रख दिया है, तो हमसे फ्लक्स पूछा है पूरे क्यूब का कितना आ रहा है। तो हमें ऑप्शन दिया है Q/ε0, 3Q/ε0, 6Q/ε0, Q/6ε0। तो एक चार्ज है, मतलब एक क्यूब है, क्यूब के सेंटर में हमने एक चार्ज को रख दिया, तो इस क्यूब से जो फ्लक्स से जाएगा, फ्लक्स थ्रू दी क्यूब, तो वो तो आप गॉस लॉ से बता सकते हैं। गॉस लॉ क्या होता है, फाई = Q/ε0। किसी भी मतलब चार्ज को आप किसी सरफेस के अंदर इंक्लोज करा दिया, तो उसके जो सरफेस से जो भी फ्लक्स जनरेट होता है वो कितना होता है, Q/ε0। तो इस पूरे क्यूब की वजह से जो पूरे क्यूब से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा वो कितना हो जाएगा, Q/ε0 हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों इसमें एक केस बनता है कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि क्यूब के सिर्फ सिंगल वन फेज से अगर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो ये पूछा जाएगा, तो उस समय जो कंडीशन होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी वन फेस ऑफ द क्यूब, तो उस समय जो फ्लक्स होगा वो आपको हो जाएगा Q/6ε0, मतलब 1/6 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपके 6 फेसेस होते हैं क्यूब में, तो आप सिंगल फेज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें, फ्लक्स थ्रू दी वन फेज, सिंगल फेज, ठीक है, क्यूब के, तो आपका 6 से वहाँ पे डिवाइड कर देना Q/ε0 को, तो इतना फ्लक्स आपका जनरेट होगा थ्रू दी सिंगल फेज, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखना कि कभी आपसे पूछ देता है कि सिंगल फेज से क्यूब के कितना फ्लक्स जनरेट होता है, और कभी कभी ये भी पूछ देता है कि पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है। तो पूरे क्यूब से तो आपका इतना होगा Q/ε0, लेकिन सिंगल फेज से अगर आपका पूछ दिया कभी, तो आपका जो फ्लक्स जनरेट होगा वो फाई = Q/6ε0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यूट्रॉन, अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। दी फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल, देयर एक्सेलरेशन में बी इक्वल, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन में बी डिफरेंट, एंड फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले फोर्स की बात करते हैं। फोर्स न्यूट्रॉन पे तो जीरो होगा, क्योंकि इस पर कोई चार्ज ही नहीं होता, और प्रोटॉन पे आपका क्यू ही हो गया, और इलेक्ट्रॉन पे भी आपका क्यू ही होगा। लेकिन तीनों पे जो फोर्स है वो इक्वल नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। सेकेंड है द एक्सलेशन में भी इक्वल। तो एक्सलेशन किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। तो मास की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है 9.1 × 10⁻³ हो गया, और प्रोटॉन का मास इतना हो गया। तो इनका जो मास है वो डिफरेंट है, तो एक्सलेशन भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होगा। तो सेकंड ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया, लेकिन थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो मैं जो एक्सलेशन है वो क्या है, डिफरेंट है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E due to hollow spherical conductor of radius r as a function of distance from the center of the sphere। तो हमसे पूछा है कि इसमें से कौन सा ग्राफ आपका करेक्ट है हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, ठीक है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में एप्लीकेशन गॉस लॉ में पढ़ा था कि जो हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो स्पेयर के बाहर कितनी होती है, और स्पेयर के ऊपर कितनी होती है, और स्पेयर के अंदर कितनी होती है, ये हमने निकाला था प्रीवियस लेक्चर में। तो स्पेयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी कितनी होती है, E = 1/4πε0 Q/r²। ये स्पेयर के बाहर जो स्पेयर है जिस पर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है उससे उसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी इतनी आ गई।
और स्पेयर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हो जाएगी आपको 1/4πε0 Q/r²। उस समय जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जो स्मॉल आर है वो गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो है, और जो कैपिटल आर है जो हॉलो स्पेरिकल सरफेस है उसका रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, तीसरा केस था हमारा स्पेरिकल सरफेस के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बताना। तो ये जो स्पेयर है वो तो हॉलो है, तो अंदर तो खाली होगा, तो अंदर कोई चार्ज इसमें अवेलेबल ही नहीं होगा। तो अंदर कोई चार्ज ही नहीं होगा तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 3 केसेस थे, तीनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाली थी। तो उसमें से कौन सा ग्राफ आपका यहाँ पे करेक्ट है, तो आप ऑप्शन डी में देखिए, जब स्मॉल आर क्या है आपका कैपिटल आर से लेस है, मतलब जो स्मॉल आर है वो लेस देन है कैपिटल आर के, तो उस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका 0 है। ठीक है, लेकिन जब स्मॉल आर कैपिटल आर से ग्रेटर है, बड़ा है, तो उस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/r² के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपके यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अगर आपको इस वीडियो का PDF नोट चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।